मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं लवकिशोर प्रजापति आप लोगों के समक्ष परफेक्ट चॉइस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक नई श्रृंखला का आगाज कर रहा हूं आप लोगों के लिए। ये आप लोगों के जो 2021 में होने वाली है वार्षिक माध्यमिक परीक्षा बिहार बोर्ड पटना के द्वारा जो आयोजित की जाएगी, उनके साइंस पेपर के लिए, उनके विज्ञान पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है उन का एक श्रृंखला लेकर मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। आप लोग अगर इन प्रश्नों की सूची, प्रश्नों का जो श्रृंखला के साथ में जितने प्रश्न आएंगे सबको अगर ध्यान से बारी बारी से एक-एक करके सबको अगर रिवाइज करते जाओगे, सबको अगर बढ़िया से पढ़ते जाओगे तो उम्मीद है कि आप लोग जो साइंस की परीक्षा होगी उसमें फिजिक्स पेपर से आई थिंक एक भी क्वेश्चन आप लोग मिस नहीं करोगे। तो आप लोगों को शुभकामनाएं देते हुए मैं आगाज करना चाहता हूँ। जैसा आप देख रहे हैं, पहला ये जो श्रृंखला का पहली कड़ी है, इनमें हम प्रकाश के परावर्तन के चैप्टर का जो आप लोगों का फिजिक्स का पहला चैप्टर है, भौतिकी का पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, उनसे कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर के आप लोगों के समक्ष हैं हम। तो देखते हैं, डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन जो बोर्ड पर देखिए क्या लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। देखते हैं फिर से, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, हमको नहीं देखना है। पहला चीज हम यहाँ पर देखेंगे लेंस और दूसरा चीज देखेंगे प्रयुक्त नहीं करना। तो हम सबसे पहले जानेंगे लेंस ऐसा क्या चीज होता है या फिर लेंस किस चीज से बन सकता है। तो आप जैसे ही लेंस के बारे में जानोगे तो रिकॉल करो अपने कंसेप्ट जो आपने पढ़ा था, उसमें आप जानोगे कि लेंस एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होती है, पारदर्शी पदार्थ होता है। अब यहाँ पर ऑप्शंस में हमको देखनी है कि कौन कौन सा पारदर्शी पदार्थ है, कौन कौन सा पारदर्शक नहीं है। जो पारदर्शक नहीं होगा वो लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होगा। यहाँ पर इन द सेम वे हम यहाँ पर देखेंगे जल पारदर्शी होता है, भाई लेंस इनसे बन सकता है। कांच पारदर्शी होता है, इनसे भी लेंस बन सकता है। प्लास्टिक पारदर्शी होता है, इनसे भी लेंस बन सकता है। मिट्टी ये हमारा अपारदर्शक है और इनसे लेंस नहीं बन सकता है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो पूछ रहा था लेंस बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयुक्त नहीं है, कौन से पदार्थ का उपयोग नहीं कर सकते हैं, उनका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है, ताकि मिट्टी से हम लेंस नहीं बना सकते क्योंकि मिट्टी एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल, पारदर्शी पदार्थ नहीं है। आगे समझ में आगे बढ़े हम लोग, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है, ध्यान से देखना इनको, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है किसी वस्तु का मतलब कोई ऑब्जेक्ट है जो अवतल दर्पण द्वारा, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाए। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है, जो वस्तु की जो प्रतिबिंब बन रही है, उनके बारे में जो इंफॉर्मेशन दी गई उनको थोड़ा गहराई के साथ सोचिए। उनको क्या दिया हुआ है भाई यहाँ पर, तो अवतल दर्पण है। पहली बात तो अवतल दर्पण हमारा कन्वर्जिंग होता है, वो सारे रेज जो आते हैं उसको एक जगह पर कन्वर्ज करने का काम करता है। तो अवतल दर्पण हमारे पास है। फिर प्रतिबिंब क्या बन रहा है, आभासी मतलब काल्पनिक इमेजनरी इमेज बन रहा है, मतलब वर्चुअल इमेज बन रहा है, स्ट्रेट बन रहा है, सीधा बन रहा है और वस्तु से बड़ा बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है। तो आप लोग रिकॉल करो ऐसा कौन सा केस है। आप लोग जानते होंगे, जो आप अपने सिलेबस में पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि अवतल दर्पण में हम 6 केस में इमेज बनाते हैं। 6 केस में इमेज में 5 केस में इमेज जो बनता है, इन अनंत पर अगर ये वस्तु रहे तो इमेज जो बनेगा, जो प्रतिबिंब बनेगी वो बहुत छोटा और वास्तविक बनती है। अगर हम उससे आगे ले आए, बियॉन्ड सी रखें उनको, मतलब वक्रता केंद्र के पीछे रखें अगर वस्तु को, तो जो हमारा इमेज बनेगा, जो प्रतिबिंब बनेगी वो भी वास्तविक बनेगी। फिर हम वक्रता केंद्र पर अगर लेके आवे हम प्रतिबिंब मतलब वस्तु को, तो हमारा उसका इमेज भी क्या बनेगी भाई, तो वास्तविक बनेगी, उल्टा बनेगी। और हम वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखें तो भी वास्तविक बनेगी और उल्टा बनेगी। फिर फोकस पर लेके आए तो फिर भी वास्तविक और बहुत बड़ा और उल्टा बनती है। लेकिन एक केस जो छठा केस है हमारा, फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच में अगर रखते हैं तो वहां पर हमारा जो प्रतिबिंब है अवतल दर्पण के केस में वो आपका काल्पनिक मतलब आभासी और या फिर सीधा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। तो अगर हम इसमें देखें तो F और C के बीच में अगर रखा जाए वस्तु को तो हमारा प्रतिबिंब क्या कैसा बनेगा, हमारा प्रतिबिंब रियल बने। तो F और C के बीच में अगर वस्तु रहेगी तो उसका प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक बनता है और वो उल्टा बनता है। ये तो ऑप्शन होने नहीं रहा भाई, हमको वस्तु की स्थिति ढूंढनी है, ये तो नहीं रहा कि हमारा ऑप्शन गलत हो गया। फिर हम चाहते हैं ऑप्शन नंबर बी पर, ये बोल रहा है वक्रता केंद्र पर, सी मतलब वक्रता केंद्र होता है और वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु को रखें तो हमारा जो इमेज बनेगा उस वस्तु का, जो प्रतिबिंब बनेगी वो प्रतिबिंब हमारा कैसा बनेगा भाई, तो सीधा ही उल्टा बनेगा। और वो हमारा क्या बोल सकते हैं उसको हम, जैसे मान लीजिए ये हमारा वक्रता केंद्र हो गया,
ये हमारी वस्तु हो गई। तो पहला रे जो हमारा अवतल दर्पण है, पहली किरण आएगी समांतर जाएगी मुख्य अक्ष के, ये फोकस से होकर गुजरेगी, ठीक है, ये हमारा फोकस हो जाएगा। फिर नेक्स्ट रे तो सी से यहाँ से नहीं ले जा सकते हैं, तो नेक्स्ट रे हमारा कुछ इस तरह से आएगा और इस तरह से जाएगा, ठीक है। तो ये भी इस केस में भी हमारा क्या देख रहे हैं, उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। तो उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है इस केस में, तो ये हमारा ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। सी पर जाते सी से पड़े, अगर हमारा जो वस्तु रखा हुआ है वो सी से पड़े हो जाए, मतलब अगर यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र इससे पड़े रहे, इससे इधर रहे, तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी स्थिति कैसी होगी, कैसे वो हम देख लेते हैं पहले एक दफा। ये हमारा फोकस हो जाएगा, दूसरी किरण हम सी से ले जाएंगे, और सी से ले जाएंगे तो जानते हो आप लोग कि अगर कोई भी किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र से अगर आपतित हो तो वो अपने पाथ को रीगेन करती है, उसी पाथ से लौट जाती है। तो हमारा जो लग रहा है कि यहाँ पर जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर ये दोनों रे आकर के मिल रही है, मतलब क्या हुआ कि अगर ये ए बी वस्तु है, अगर ये भी हमारा कोई वस्तु है, तो इसका उल्टा इमेज ए डैश बी डैश बन रहा है, मतलब ये वास्तविक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी डी हमारा नहीं है। हम जैसे बात किए थे ध्रुव और एफ के बीच में अगर वस्तु रहे तो उसकी प्रतिबिंब जो होती है अवतल दर्पण के केस में वो हमारा आभासी और सीधा बनता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक दफा हम इसको रे डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। अगर हमारा ये अवतल दर्पण है, ठीक है, और ये हमारा फोकस हो जाएगा, हमको ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हमको कहाँ रखना है, ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखना है, पी फॉर ध्रुव, यहाँ पर जो ध्रुव लिखा हुआ है। तो इस दोनों बीच में अगर हम रखते हैं किसी वस्तु को, तो हमारा पहला रे समांतर जाएगा मुख्य अक्ष के, वो हमारा फोकस से होकर गुजर जाता है, जिसका परिभाषा भी है वही फोकस से होकर गुजरना। फिर हमारा दूसरा रे कहाँ से जाएगा, सी से पास करवाएंगे, थोड़ा यहाँ पर देख लेते हैं, हम लोग सी से इसको थोड़ा पास करवा रहे हैं, ठीक है। तो अपने पाथ को रीगेन के जैसे आई थी, जैसे ये आई थी वैसे ही क्या होगी, चली जाएगी। तो मीन्स अब ये दोनों इधर से इधर तो मिलने से हम क्या करेंगे, इसको इमेज तो बनाना है, दो परावर्तित किरणों को हमको मिलाना है, इधर तो मिलने से ही हम पीछे बढ़ाते हैं, पीछे बढ़ाएंगे तो हमको लगेगा कि ये दोनों रे जो है यहाँ इस बिंदु से डाइवर्ज होकर चल रही है, और डाइवर्ज होकर चल रही है मतलब इस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत हो रही है। और यही तो आभासी प्रतिबिंब की परिभाषा है कि अगर दो परावर्तित किरणें किसी बिंदु से निकलती हुई या फिर डाइवर्ज होती हुई प्रतीत हो, उसको हम लोग आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। उस पहले वाले बिंदु का मतलब ये हमारा आभासी होगा, और सीधा भी देख लीजिए, सीधा है, आभासी है, वस्तु से बड़ा है, मीन्स ऑप्शन नंबर डी हमारा 2 नंबर प्रश्न के लिए एकदम सही होता है। आप इसको नोट कर लीजिए। उम्मीद है समझ गए होंगे। सारे केस का डिस्क्रिप्शन भी और कुछ साथ साथ देता जा रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं हम लोग। क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर भाई कि किसी वस्तु का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उत्तल लेंस में, अब देखिए यहाँ पर एक लेंस का एक प्रश्न डाला गया है जिसमें अपवर्तन होता है, फिर भी हम लोग देख लेते हैं एक बार। किसी वस्तु का वास्तविक समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उत्तल लेंस में वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। अब हम लोग लेंस की केस को डिस्कस करेंगे। जैसे आप लोग मोटा मोटी तौर पर समझ लीजिए कि अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों का जो केस होता है वो दोनों इक्वल होता है। मीन्स जो केस होल्ड करता है आपके उत्तल लेंस के केस में, वही केस इमेज फॉर्मेशन के हेतु वही केस हमारा अवतल दर्पण के लिए भी दोनों सिमिलर होता है। तो सिमिलर होता है तो हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं पिछले वाले चीज़ों को जो आप लोगों ने पढ़े होंगे या फिर अगर परफेक्ट क्लास कोचिंग सेंटर में पढ़ते होंगे तो अवश्य जानते होंगे उस बारे में कि अगर ये हमारा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, मतलब वस्तु की स्थिति, और इधर हमारा है पोजीशन ऑफ इमेज, मतलब प्रतिबिंब की स्थिति। तो देखिए भाई यहाँ पर है POO, मतलब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब वस्तु की स्थिति, और ये हमारा पोजीशन ऑफ इमेज है, मतलब प्रतिबिंब की स्थिति। अगर हम लोग लेंस के केस में लेंगे, मतलब कॉन्वेक्स लेंस के केस में लेंगे, या फिर हम लोग हिंदी में बोले तो उत्तल लेंस के केस में लेंगे, तो अगर हम वस्तु को अनंत पर रखें, कहाँ पर, अनंत पर रखें, तो प्रतिबिंब हमारा फोकस पर बनता है। कहाँ बनता है, फोकस पर। अगर अनंत से परे रखें, फिर सी से परे रखें, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा वो फोकस और सी के बीच में बनेगा, एफ और सी के बीच में। फिर अगर हम सी पर रखते हैं तो हमारा इमेज ही सी पर बनता है। अगर हम लोग सी और एफ के बीच में रखते हैं तो हमारा इमेज जो होता है वो हमारा सी से परे बनता है, ठीक है। इसका 2 केस और है। अगर हम लोग वस्तु को फोकस पर रखें तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत पर बनेगा। और अगला केस, लास्ट केस, अगर हम लोग वस्तु को प्रकाशीय केंद्र
और फोकस के बीच में रखें तो हमारा जो इमेज बनेगा वो इमेज आपका लेंस के उसी साइड बनेगा जिस साइड वस्तु रखी हुई है, और हमारा इमेज जो होगा काल्पनिक बन जाएगा। तो ये 6 केस है। 6 केस में ये जो आपका 3 नंबर केस है, जब वस्तु सी पर रहती है तो इमेज भी सी पर बनता है। यही केस वो केस है जिसमें हमारा समान साइज का प्रतिबिंब को पता चलता है। अब समान साइज का प्रतिबिंब को कहाँ रखना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट को सी पर। सी मतलब फोकस दूरी का 2 गुना। तो देखते हैं यहाँ पर मुख्य फोकस पर तो नहीं रखेंगे भाई, क्योंकि मुख्य फोकस पर रखेंगे तो हमारा जो इमेज है वो कहाँ बन जाएगा? अनंत पर बन जाएगा। ये तो होगा नहीं सर। फोकस दूरी के 2 गुनी दूरी मतलब ट्वाइस ऑफ है। हम अभी तुरंत बताएंगे सी पर अगर रखना है हमको तो सी का मतलब हुआ 2 गुनी दूरी किसके? फोकस की। मींस ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है उत्तर। वैसे हम इसको सी और डी को एक बार देख लेते हैं। सी मतलब है अनंत पर। अगर वस्तु को अनंत पर रखते तो इमेज हमारा फोकस पर बनता है। ये ऑप्शन गलत था। लेंस के प्रकाशीय केंद्र मुख्य फोकस के बीच, ये 6 नंबर का केस है जिसमें हम लोग लेंस के प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच अगर वस्तु को रखते हैं तो हमारा जो इमेज है, जो हमारा प्रतिबिंब है, वो लेंस के उसी ओर बनता है जिस ओर वस्तु रखी हुई है, और वो प्रतिबिंब आभासी बनता है। वो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है। तो ये केस भी हमारा, ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया और ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। तो ऑलरेडी गलत था, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। इसको मिटा देते हैं आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 बोला जा रहा है किसी गोलीय दर्पण तथा गोलीय लेंस की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर। ये बात ध्यान देने वाली बात है। -15 +15 नहीं, ये -15 है। दर्पण और लेंस संभवतः है। हमको पूछा जा रहा है अगर किसी गोलीय लेंस और गोलीय दर्पण दोनों का फोकल लेंथ जो है, फोकस दूरी नेगेटिव हो, फोकस दूरी अगर हमारा नेगेटिव हो लेंस और दर्पण का, तो वो हमारा कौन सा लेंस होगा और कौन सा दर्पण होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। चलिए साइन कन्वेंशन का क्वेश्चन है। चिन्ह परिपाटी हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। चिन्ह परिपाटी में क्या होता है? हम लोग क्या करते हैं, जिधर से रे आ रही होती है, जिधर से किरण आ रही होती है, उधर की सारी दूरियां, उधर की हम लोग सारी दूरियां किसमें लेते हैं? नेगेटिव में। ये हमारा उत्तल लेंस और ये हमारा अवतल दर्पण और ये हमारा उत्तल दर्पण के लिए। इधर से अगर रे आ रही है तो इधर की दूरी हम लोग नेगेटिव लेंगे और इधर की दूरी पॉजिटिव लेंगे। इधर की दूरी इधर से नेगेटिव और ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। ऊपर की दूरी हम लोग पॉजिटिव लेते हैं और नीचे की दूरी नेगेटिव लेते हैं भाई। अब हम लोग बात करते हैं दर्पण के लिए, तो हमारा -15 मतलब नेगेटिव है। और हम लोग जानते हैं इस केस में क्या होगा कि अगर हम लोग फोकस को दिखाना चाहें तो फोकस हमारा इधर ही बनता है। इधर ही बन रहा है मतलब क्या होगा? इधर से रे आ रही है, उधर ही फोकस बन रहा है, मतलब ये हमारा नेगेटिव होगा। तो हमारा फिक्स हो गया कि दर्पण हमारा अवतल है। दर्पण हमारा कौन सा है? अवतल है। उत्तल तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें देख लेते हैं दफा कि अगर हम इधर से किरण आ रही है तो ये तो हमारा इधर की ओर रिफ्लेक्ट करेगा, और रिफ्लेक्शन के बाद हमको लगेगा कि आपसे ऊपर निकल रही है, ऐसा हमको लगेगा। तो फोकस इसका अगर इधर हुआ, इसका मतलब हुआ कि फोकस इसका पॉजिटिव, फोकल लेंथ इसका पॉजिटिव है, जो हमको यहाँ पर नहीं गिवन है, मतलब हमारा दर्पण अवतल है। चलिए बताते हैं लेंस पर। लेंस के केस में वही चीज होता है भाई। अगर हमारा ये उत्तल लेंस और ये हमारा अवतल लेंस, ठीक है, ये हमारा मुख्य अक्ष, इसका ये हमारा मुख्य अक्ष, प्रकाश के केंद्र है, ये प्रकाश के केंद्र है। अगर किरणें आ रही है समांतर मुख्य अक्ष के, तो अपवर्तन के बाद कहां से निकलेगी भाई? फोकस से निकलेगी। अब किरण इधर से आ रही थी, इधर की दूरी नेगेटिव होनी चाहिए थी, लेकिन हमारा फोकस उधर है, मतलब किरण जिधर से नहीं आ रही थी उधर हमारा फोकस है, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। हमको तो नेगेटिव चाहिए, मतलब ये नहीं हुआ। क्लियर हो गया कि ये हो जाएगा। फिर हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं कैसे होगा। अगर इधर से रे आ रही है, इधर क्यों रिफ्लेक्ट करेगी, सॉरी रिफ्लेक्ट करेगी, अपवर्तित हो जाएगी, और हमको लगेगा कि ये रे इस बिंदु से, जिसे हम फोकस कहेंगे, मुख्य फोकस कहेंगे, इस बिंदु से ये निकलती हुई प्रतीत होगी। निकलती हुई प्रतीत होने का तात्पर्य ये हुआ कि फोकस दूरी जो होगी, फोकस और प्रकाश के केंद्र के बीच की दूरी, फोकस दूरी वो हमारा इधर से रे आ रही है, उधर ही है, मतलब नेगेटिव है। तो ये क्लियर हो गया कि अवतल और लेंस और दर्पण दोनों हमारा किस टाइप का है? अवतल टाइप का। चलिए ऑप्शन देखते हैं। दोनों अवतल, चलिए 1 नंबर का सही हो गया। दोनों उत्तल गलत है। उत्तल भाई हम तुरंत डिस्क्राइब किए यहाँ पर कि हमेशा जो होगा उत्तल तो होगा ही नहीं, ना तो दर्पण उत्तल होगा, नहीं आपका ये लेंस उत्तल होगा। हमेशा दोनों, या तो दर्पण और लेंस होगा, दोनों की बात करें दोनों हमारा अवतल होने वाला है। इनमें से कोई तो ऑप्शन तो है ही नहीं भाई। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही था। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। गुड, आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रकाश परावर्तन के कितने नियम हैं। बड़ा आसान क्वेश्चन है भाई। आप लोग प्रकाश परावर्तन के बारे में काफी अर्लियर क्लासेस से पढ़ रहे हैं, बट स्कूल से पढ़ रहे हैं, इसके बारे में तो जानकारी होनी चाहिए।
अगर नहीं है फिर भी हम लोग, अगर नहीं है तो रिवाइज कर लेते हैं एक दफा। प्रकाश परावर्तन क्या होता है? अगर कोई प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह, दर्पण हो गया, या फिर आपका टाइल्स हो जाएगा, या फिर आपका पानी का सतह हो जाएगा, या फिर कांच का टुकड़ा, घड़ी का डायल, कोई भी एक ऐसा सतह जो चमकीली होनी चाहिए, तो अगर चमकीली सतह पर कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है तो वह पुनः किसी नियम के फॉलो करते, किसी नियम को फॉलो करते हुए उसी दिशा में फिर से बाउंस बैक कर जाती है, और इसी बाउंसिंग बैक को हम लोग क्या कहते हैं? तो परावर्तन कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं परावर्तन का एक बार। ये हमारा चमकीली सतह मान लेते हैं, कुछ दर्पण मान लीजिए, जनरल वे में दर्पण है हमारा, ठीक है, मिरर एम है, इधर से रे आ रही है, इसको आपतित किरण बोल देंगे। जहां गिरी रे उसको हम लोग आपतन बिंदु बोल देंगे। यहाँ पर अगर लंब डाल देंगे तो इसको लोग नॉर्मल बोल देंगे, इसको हम अविलंब बोलते हैं। फिर ये रे इधर की ओर परावर्तित हो जाती है, इसको परावर्तित किरण बोलते हैं। अब हमको परावर्तन तो हो गया, अब परावर्तन के नियम को जानना चाहेंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिए, परावर्तन के दो नियम होते हैं। कौन कौन नियम होते हैं भाई? तो पहला ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब, तीनों एक समतल में होगा। तीनों मिलकर टेट्राहेड्रॉन या फिर कुछ अलग तरह का शेप नहीं बनाएगा, जब भी बनाएगा तीनों एक तरह का प्लेन बनाएगा, प्लेन एक समतल रहेगा। पहला नियम ये है। और दूसरे नियम की अगर बात करें तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बन रहा है इसको बोलते हैं हम लोग आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण में जो के बीच में जो कोण बन रहा है इसको बोलते हैं हम लोग परावर्तन कोण। तो दूसरा नियम ये कहता है कि आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस का स्मॉल लेटर जो फर्स्ट आई है वो हमारा आई यहाँ पे है इसमें, और रिफ्लेक्शन का आर, तो एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, ये हमारा सेकंड लॉ। और फर्स्ट लॉ क्या था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अविलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए, दो दिया हुआ तो दो सही है भाई, अभी तुरंत बताया हमने। बी गलत है हमारा, सी ये भी गलत है, डी कुछ और होता तो वही गलत ही था, क्योंकि हमारा ये तो सही हो रहा है ना, इसलिए वो डी कुछ भी है हमारा तो उससे कोई लेना नहीं है, व्हाटएवर गिवन इज देयर, हमको उससे कोई लेना नहीं है। तो हम इधर 5 प्रश्न की व्याख्या आप लोगों के समक्ष रखें। आप लोग इसको बार बार रिवाइज कीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो 3-4 दफा वीडियो को देखिए। वीडियो को अगर आपको लग रहा है कि इस वीडियो को देख करके कुछ कॉन्सेप्ट्स आपका क्लियर हुआ है, कुछ नए चीज़ों को आपने सीखा है, तो अपने दोस्तों के साथ इसको साझा कीजिए। वीडियो को पसंद करने के लिए इसके लाइक बटन दबाइए, और अपने इस तरह के वीडियो को पुनः पाते रहने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।